लखनऊ एसजीपीजीआई में आनुवंशिक रोग विभाग ने डॉक्टर एस अग्रवाल की जयंती मनाई। डॉक्टर एस अग्रवाल ने न केवल संस्थान की नींव रखी थी, उन्होंने भारत के पहले मेडिकल जेनेटिक्स एवं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग को स्थापित किया और उन्हें इस विषय में डीएम कोर्स शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारत में आनुवंशिकी रोग के विभाग की आवश्यकता आज से 3 दशक पहले एक ऐसे समय में पहचाना जब हम संचारी रोगों से जूझ रहे थे। कार्यक्रम का संचालन विभाग के प्रमुख डॉक्टर एस.आर. फड़के ने किया और संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान और डीन डॉक्टर अम्बेश ने आज के अवसर में डॉक्टर एस अग्रवाल से जुड़ी अपनी यादें साझा की। विभाग की पीडीसीसी छात्रा डॉक्टर श्रीजा शंकर ने एक खूबसूरत गणेश वंदना से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और रेजिडेंट डॉक्टर प्रज्ञा, पूजा, आदर्शा, नीलाद्री एवं पावना ने डॉक्टर एस अग्रवाल को एक संगीतमतक श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुलिका काबरा, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की जेनेटिक्स इकाई की अध्यक्ष हैं, ने जीनोम टेस्ट आविष्कार, एक चमत्कार के ऊपर एक ज्ञानवर्धक और रोचक व्याख्यान दिया। उन्होंने पूरे जीवन चक्र में जेनेटिक्स का रोल बताया। कंडेंस होके इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर हम इस डीएनए को पूरा स्ट्रेच करें तो इसकी लेंथ इज अराउंड 6 फीट। तो कितना कंडेंस होके ये न्यूक्लियस के अंदर आता है। और जैसे शुभा ने भी बताया कि डीएनए ही अल्टीमेटली प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन ही सारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। तो अब अगर हमें जेनेटिक जांच करनी है तो हम बहुत सारे लेवल पे कर सकते हैं। गुणसूत्रों के लेवल पे कर सकते हैं। आपको पता है 46 गुणसूत्र हमारे बॉडी में होते हैं। अगर फीमेल है तो XX है और अगर मेल है तो Y गुणसूत्र होता है। तो ये जांच जो होती है मोटी तौर पे थोड़ी जांच है कि हम गुणसूत्रों की संख्या गिन लें या उनका आकार देख लें या उनका स्ट्रक्चर देख लें। फिर दूसरी जांच होती है कि हम डीएनए के लेवल पे जांच करें और जो छोटे जीन्स हैं, जो नोन जीन्स हैं, उनको एक एक करके स्टडी करें। और फिर जैसा शुभा ने बताया कि फिर आगे जरूरत पड़ी कि अगर बहुत बड़े बड़े जीन्स हैं या हमें बीमारी का जीन मालूम नहीं है या बीमारी के बारे में ज्ञान नहीं है तो किस तरह टेस्ट किया जाए। फिर ये सारा डीएनए के लेवल पर टेस्ट किया जाए। और इनकी जो संख्या है, हर सेल में 3 बिलियन 30 लाख डीएनए बेसेस होते हैं। और जो एस्टिमेटेड जीन्स हैं जो एक्चुअली बॉडी फंक्शन करते हैं वो हैं 20 से 25,000 जीन्स। लगभग 20,000 जीन्स के बारे में अभी जानकारी है। और जेनेटिक्स और जीनोमिक्स हम ये दो बातें करते हैं, इसमें क्या फर्क है। जेनेटिक्स थोड़ी सी पुरानी टर्म है जो जनरली रेफर करती है कि हम जीन्स का और उनका रोल जो अनुवांशिकता में है उसको स्टडी करें। और जीनोमिक्स जो है वो डिस्क्राइब करती है थोड़ी और डिटेल्ड स्टडी, जिसमें कि हम जीन्स का तो अध्ययन करते ही करते हैं पर साथ में जो इंटरेक्शंस होते हैं जीन्स और एनवायरनमेंट के और दूसरे इंटरेक्शंस होते हैं उनका भी। और साथ में जीनोमिक्स के आने से जो कुछ कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है और बहुत तरह की बीमारियां हैं जिनका जेनेटिक बेसिस नहीं पता है, उनका अध्ययन भी संभव हो जाता है। अब जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब है कि हमने एक सैंपल लिया, आमतौर में वो ब्लड का सैंपल होता है या दूसरे बॉडी फ्लूइड या कोई और टिश्यू, और उसमें हमने टेस्ट कर लिया या गुणसूत्र की जांच कर ली या कोई बायोकेमिकल टेस्ट कर लिया या फिर हमने। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उस समय जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी ये लगभग इसमें 13 साल लगे ये पता करने के लिए कि पूरा ह्यूमन जीनोम किस तरह का बना हुआ है और ये जो सारे अल्फाबेट्स थे इनको पढ़ने में और जीन्स की जानकारी लेने में। और ये जो टेस्ट था उस समय बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। हालांकि कोशिश की गई कि हम थोड़े रैपिड तरीके से इसको कर सकें। तो इसके बाद जिसके बारे में भी शुभा ने बात किया कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करके एक तकनीक आई, तो आपको समझाने के लिए काफ़ी समय से इस पर काम चल रहा था पर ये लगभग 2005 में क्लिनिकल प्रैक्टिस में आई और अब ये हर एरिया में, हर मेडिसिन के एरिया में, हर स्पेशलिटी में इसका रोल है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक जीन को एक बार में नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है यूएसए की, और उन्होंने 15 तरीके बताए कि जिस तरह से हम इफेक्ट होते हैं जो कि आजकल जीनोमिक विकास हो गया है जीनोमिक प्रक्रिया में। तो इन सभी को कवर करना बहुत मुश्किल है, एक तो समय की वजह से और दूसरा ज़्यादा कारण ये है कि मुझे इन सब की जानकारी नहीं है। मैं क्योंकि मेडिकल जेनेटिक्स में काम करती हूँ उसके विषय में मुझे थोड़ी जानकारी है। इनमें से मैंने कुछ चीज़ें चुनी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें हम डीएनए सीक्वेंसिंग या डायग्नोस्टिक की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, रेयर डिजीजेस की बात करेंगे, फार्माकोजीनोमिक्स या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करेंगे, प्रीनेटल टेस्टिंग की बात करेंगे। इन
बात करेंगे और थोड़ा सा हम इन बिटवीन ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने बोला अक्रॉस द लाइफ साइकिल जेनेटिक टेस्टिंग का रोल रहता है। तो अगर मैं कहती हूँ अक्रॉस द लाइफ साइकिल, तो इसका मतलब ये है कि प्री कंसेप्शनली, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है उससे पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, पर्टिकुलरली अगर परिवार में कोई जेनेटिक बीमारी। इसमें हम क्या देखते हैं कि जीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्सॉन्स होते हैं, ई हल्के वाले, और इंट्रॉन्स होते हैं, और ज़्यादातर जो काम होता है, जो प्रोटीन बनता है, वो ये एक्सॉन्स के थ्रू बनता है। तो और ये बहुत छोटा हिस्सा होता है, ज़्यादा जो हिस्सा है वो इंट्रॉन्स का बना हुआ होता है, जिनका फंक्शन अब धीरे धीरे काफ़ी समझ में आ रहा है कि उनका क्या फंक्शन है। तो अगर हम बोलते हैं कि हम होल एक्सॉन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये सारे हल्के एरियाज हैं एक्सॉन, इनको हम सबको सीक्वेंस करके, इनका सीक्वेंस देखकर और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं बीमारी की। और अगर हम सारे पूरे के पूरे जीन्स को सीक्वेंस कर लेंगे, पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर लेंगे, उसमें इंट्रॉन भी आ जाते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा सेट ये बन जाता होगा, जिसमें कि हम कह रहे हैं 3 बिलियन बेस पेयर्स की स्टडी है। तो इसको एनालाइज करने में बहुत टाइम लगता है, पर उसके लिए भी अभी बहुत ऑटोमेशन हो गया है और हमें जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये क्या किया जा सकता है, और ये सब लोग अभी जानना चाहते हैं। और लेकिन 40 साल पहले कई लोगों को डीएनए के बारे में पता है, क्रिस्पर-कास के बारे में पता है, और स्टेम सेल थेरेपी में बात पता है, जीन थेरेपी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति जो फेसबुक पे है वो जानता है। सबका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हमारे लिए एक विशेष celebrating this invaluable contribution to the field of genetics and immunology. It serves as a platform to मेडिकल जेनेटिक्स ऐसा अलग से विभाग हो सकता है कि जिसमें जेनेटिक बीमारियों के विशेषता मरीजों को और परिवारों को देखा जाएगा, उनका इलाज होगा और उनको जेनेटिक काउंसलिंग और प्रीनेटल डायग्नोसिस जैसी सुविधा, क्योंकि जेनेटिक बीमारियों